स्टूडेंट्स, आधार के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अपन एग्रीकल्चर की बात कर चुके थे पिछले चैप्टर में लेसन नंबर फर्स्ट की। लेसन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था एग्रोनॉमी। क्या बताया था? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के अंदर हम बात कर चुके थे बेटा, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी का है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से मिलकर ये बना होता है? 2 शब्दों से। देखिए बेटा, कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना था? एग्रोज, पहला कौन सा था? एग्रोज। दूसरा था नोमस। एग्रोज प्लस नोमस नामक वर्ड से मिलकर बना होता है। एग्रोज का मतलब होता है फील्ड अर्थात भूमि। क्या कहूं मैं? भूमि। नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट या प्रबंधन। देखिए स्टूडेंट्स, अपन एग्रोनॉमी की बात कर चुके थे। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द था जो कितने शब्दों से मिलकर बना होता था? 2 शब्दों से। ठीक है ना? एग्रोज प्लस नोमस। एग्रोज का मतलब होता है भूमि, नोमस का मतलब होता है प्रबंधन या मैनेजमेंट। तो मैं यूं कहूं, शस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन व भूमि के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। तो अपन ने एक तो बात की थी बेटा एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी की बात करने के बाद अपन ने नेक्स्ट बात की थी मृदा की। इसकी की थी मृदा की। देखिए मृदा, सोइल की भी बात की जाए तो सोइल के अंदर अपन पढ़ चुके थे बेटा मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता। देखिए एक तो पढ़ा था हमने मृदा उर्वरता, जिसको कहते हैं इसमें होता सॉइल फर्टिलिटी। एक पढ़ा था मृदा उत्पादकता। मृदा उत्पादकता को हम कहते हैं इसमें बेटा सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल प्रोडक्टिविटी। देखिए अपन बात कर चुके थे मृदा उर्वरता की और अब बात मृदा उत्पादकता की। देखिए बेटा मैंने बताया था मृदा उर्वरता पौधों को प्राप्य रूप में पोषक तत्व प्रदान करने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं मृदा उर्वरता। क्या कहेंगे? मृदा उर्वरता। उसके पश्चात देखिए बेटा मृदा उत्पादकता की हमने बात की थी। तो मृदा के द्वारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं मृदा उत्पादकता। देखिए बेटा इसके बाद जो टॉपिक था वो था मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो 2 प्रकार के कारक बताए थे मैंने आपको। एक बताया था प्राकृतिक कारक और एक बताया था कृत्रिम कारक। देखो प्राकृतिक जो कारक होते हैं वो अपने आप परिवर्तित करते हैं मृदा उर्वरता को, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, जबकि जो कृत्रिम कारक कहते हैं वो मनुष्य के द्वारा प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम बात कर चुके थे मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर की। देखिए मृदा उर्वरता मैंने अभी कहा आपको पौधों को प्राप्य रूप में पोषक तत्व प्रदान करने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं मृदा उर्वरता। दोनों के अंतर की यदि बात की जाए तो मृदा उर्वरता को उर्वरता या फर्टिलिटी के रूप में मापा जाता है, जबकि मृदा उत्पादकता को उपज के रूप में मापा जाता है। दूसरी बात यदि की जाए मृदा उर्वरता की प्रयोगशाला में जांच की जा सकती है, जबकि मृदा उत्पादकता की प्रयोगशाला में जांच नहीं की जा सकती है। जो मेजर अंतर है वो ये है बेटा, एक उर्वरक मृदा हमेशा उत्पादक हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक उत्पादक मृदा कैसी होती है बेटा? उर्वरक, फर्टाइल होती है। कैसी होती है? फर्टाइल। तो अपन यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की यदि बात की जाए तो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा आपका बीज। क्या चलेगा? देखिए बच्चों मृदा उर्वरता उत्पादकता के बाद अपने जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मृदा क्षरण, सॉइल इरोजन जिसको कहा जाता है। देखिए बेटा मृदा क्षरण, सॉइल इरोजन क्या होता है? मृदा का, देखिए बेटा मृदा का किसी भी कारक के द्वारा अपने स्थान से
दूसरे स्थान पर जाना। देखिए बेटा मृदा चरण क्या होता है? मृदा का किसी भी कारक के द्वारा अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या मृदा का भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? मृदा चरण। मृदा का अपरदन, जिसको सॉइल इरोजन के नाम से जाना जाता है। देखिए बेटा मृदा का किसी भी कारक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कहलाता है मृदा चरण, सॉइल इरोजन, या इसी को कहा जाता है मृदा अपरदन। क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। देखिए बेटा मृदा अपरदन के प्रकार की यदि बात की जाए तो मृदा अपरदन या मृदा का जो क्षरण होता है वो दो प्रकार से होता है। कैसे? देखिए एक होता है प्राकृतिक क्षरण, दूसरा होता है त्वरित क्षरण। देखो नाम से क्लियर हो रहा है प्राकृतिक क्षरण। प्रकृति में जो अपने आप होता है, जो अपने आप होता है वो कहलाता है प्राकृतिक क्षरण। क्या कहलाएगा? प्राकृतिक क्षरण। प्राकृतिक क्षरण की यदि बात की जाए तो मृदा का जल व वायु के द्वारा धीरे धीरे जो क्षरण होता है, जो अपरदन होता है, उसको कहते हैं प्राकृतिक क्षरण। क्या कहेंगे? प्राकृतिक क्षरण। प्राकृतिक क्षरण के बाद त्वरित क्षरण की यदि बात की जाए तो देखिए बेटा सामान्यतः जो मृदा होती है, देखो मान लीजिए समझिए मृदा की ऊपर की परत है। अब सामान्यतः देखिए ये ढकी हुई है, ये ढकी हुई है, इसमें यदि मनुष्य का किसी भी प्रकार का कोई भी क्रियाकलाप नहीं है, अपने आप जल और वायु के द्वारा क्षरण हो रहा है, तो वो तो होगा बेटा प्राकृतिक क्षरण। क्या होगा? प्राकृतिक क्षरण। लेकिन यदि बात की जाए मनुष्य के क्रियाकलाप जैसे जुताई करना, पशुओं को चराना आदि क्रियाओं के द्वारा ये ऊपर की जो परत रहती है मृदा की वो डिस्टर्ब हो जाती है और मृदा अपरदित होने लग जाती है, और उसी को कहते हैं बेटा त्वरित क्षरण। क्या कहते हैं? त्वरित क्षरण। देखिए ये तो हो गए दो क्षरण के प्रकार। उसके बाद यदि बात की जाए क्षरण दो शक्तियों के द्वारा होता है मेनली जल के द्वारा, जल के द्वारा क्षरण दो शक्तियों के द्वारा होता है। वो कौन कौन से? देखिए एक तो जल अपरदन, वाटर इरोजन जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, वाटर इरोजन। देखिए बेटा जल अपरदन, देखिए सीधी सी बात है, जल के द्वारा मृदा का अपने स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जल के द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना वो कहलाता है वाटर इरोजन, जल अपरदन। क्या कहलाएगा? जल अपरदन। देखिए जल अपरदन के स्टेप्स की यदि बात की जाए तो जल अपरदन के प्रकार देखिए बेटा, जल अपरदन के प्रकार देखिए बेटा, जल अपरदन की 4 स्टेप्स होती है। कौन कौन सी होती है? देखिए आप लोग स्प्लैश इरोजन, स्प्लैश इरोजन। दूसरे देखिए परत क्षरण, जिसको कहते हैं इसमें बेटा शीत इरोजन, परत क्षरण। थर्ड देखिए बेटा रेल, इसको इंग्लिश में भी रेली कहा जाता है, रेल इरोजन। फोर्थ देखिए बेटा अवनालिका, अवनालिका, अवनालिका सर, इसको कहते हैं गली
गलिरोजन। गलिरोजन देखिए 4 स्टेप्स होते हैं जिनके द्वारा जल अपरदन होता है। 4 स्टेप्स कौन कौन सी है? पहली देखिए बौछार क्षरण, दूसरी देखिए परत क्षरण, तीसरी देखिए रिल, चौथी है बेटा अवनालिका। कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप्स की यदि बात की जाए तो 4 स्टेप्स में देखिए बेटा पहली है बौछार क्षरण। कौन सी है? बौछार क्षरण। बौछार क्षरण की यदि बात की जाए तो बौछार क्षरण के अंतर्गत देखिए पहली है बौछार क्षरण। देखिए बेटा मैंने आपको बताया जल अपरदन। जल अपरदन के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि मृदा का जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कहलाएगा बेटा जल अपरदन। क्या कहलाएगा? जल अपरदन। जल अपरदन के 4 स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप्स के अंदर पहला है बेटा बौछार क्षरण। क्या है? बौछार क्षरण। आपने देखा होगा सामान्यतः देखिए ये धरातल है, ये क्या है? धरातल है, ये सोइल है, मृदा है। क्या है बेटा? मृदा, सोइल है। देखिए आपने देखा होगा वर्षा होते हुए देखा आप सभी ने। वर्षा जब प्रारंभ होती है तो वर्षा प्रारंभ होने पर जो वर्षा की बूंदें रहती हैं, वर्षा की बूंदें धरातल पर आकर गिरती है। देखिए ये वर्षा हो रही है, वर्षा प्रारंभ होने पर वर्षा की जो बूंदें रहती है वो धरातल पर आकर के गिरती है और धरातल पर आकर गिरने के पश्चात जो मृदा के ऊपर की परत रहती है वो छिन्न भिन्न हो जाती है और छिन्न भिन्न हो जाती है, उसी को कहा जाता है बौछार क्षरण। क्या कहेंगे? बौछार क्षरण। इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा? स्प्लैश इरोजन। क्या कहेंगे? स्प्लैश इरोजन। यह जल अपरदन की प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है। देखिए बेटा मैंने फिर बता रहा हूं आपको, जब वर्षा प्रारंभ होती है, वर्षा प्रारंभ होने पर जब वर्षा की बूंदें धरातल पर आकर गिरती है, धरातल पर आकर गिरने के पश्चात जो ऊपर की परत रहती है वो छिन्न भिन्न हो जाती है और उसी को कहा जाता है बेटा बौछार क्षरण। क्या कहेंगे? बौछार क्षरण। इंग्लिश में कहते हैं बेटा स्प्लैश इरोजन। क्या कहेंगे? स्प्लैश इरोजन। देखिए जल अपरदन की ये प्रारंभिक अवस्था है। क्या है? प्रारंभिक अवस्था। दूसरी बात यदि की जाए जल अपरदन की दूसरी स्टेज की परत क्षरण, जिसको कहते हैं बेटा शीत इरोजन। क्या कहेंगे? शीत इरोजन। देखिए आपने पढ़ा बौछार क्षरण, वर्षा प्रारंभ हुई, वर्षा की बूंदें धरातल पर आकर गिरी, ऊपर की परत छिन्न भिन्न हो गई, वो हो गया बौछार क्षरण। लेकिन अभी भी वर्षा नहीं रुकी है, वर्षा लगातार जारी है, बरसात हो रही है। ठीक है, बरसात हो रही है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है? बौछार क्षरण के बाद जो मृदा की ऊपर की परत रहती है, जो संपूर्ण ऊपर की लेयर होती है भूमि की, वो बहकर के चली जाती है परत। तो संपूर्ण ये परत रहती है ये बहकर के चली जाती है और उसी को कहते हैं परत क्षरण। क्या कहेंगे? परत क्षरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं शीत इरोजन। क्या कहते हैं? शीत इरोजन। देखिए जल अपरदन की ये दूसरी अवस्था है। कौन सी अवस्था है बेटा? दूसरी अवस्था है। ठीक है, इसके अंदर जो मृदा की ऊपर की परत रहती है वो संपूर्ण परत बहकर के चली जाती है। उसके पश्चात देखिए बेटा रिल, थर्ड जो स्टेज है वो आएगी रिल। कौन सी आएगी? रिल। देखिए फर्स्ट हमने बात की बौछार, दूसरी परत, तीसरी अंदर रिल। देखिए जब वर्षा होती है, वर्षा अधिक होने पर सामान्यतः जो भूमि रहती है, भूमि के अंदर छोटी छोटी नालियां पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है बेटा? छोटी छोटी नालियां पड़ जाती है और उस अवस्था को कहते हैं बेटा रेल। क्या कहते हैं? रेल। ठीक है, तो ये तीसरी स्टेप है जल अपरदन की। उसके पश्चात चौथी अवस्था की यदि बात की जाए तो चौथी जो अवस्था है वो है बेटा अवनालिका। कौन सी है? अवनालिका क्षरण, जिसको कहते हैं गलिरोजन। ध्यान रख लेना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज है, जेट में पूछी हुई है पहले प्रीवियस पेपरों में। क्या? देखिए जब छोटी छोटी नालियां रिल के अंदर, देखो छोटी छोटी नालियां पड़ी थी भूमि के अंदर, जब छोटी छोटी नालियां बड़े बड़े नालों का रूप ले लेती है तो उसको कहते हैं बेटा अवनालिका क्षरण। क्या कहते हैं? अवनालिका क्षरण। देखिए क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है जेट में पहले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा हुआ है, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यदि बात की जाए तो जेट वगैरह में क्वेश्चन पूछा हुआ था, जल अपरदन की सबसे भयानक अवस्था कौन सी है? अपरदन की सबसे भयानक अवस्था, जल अपरदन की सबसे भयानक अवस्था कौन
सी है, तो देखिए बेटा वो आएगा अवनालिका। कौन सा आएगा? अवनालिका। देखो सबसे नुकसानदायक जो स्टेज होती है फार्मर्स के लिए वो अवनालिका होती है बेटा, ठीक है ना। वैसे यदि बात की जाए मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं तो वो प्रथम परत क्षरण करती है, क्योंकि आपने देखा होगा ऊपर की जो परत है वो बह करके चली जाएगी, ऊपर की परत बह करके चली जाएगी तो मृदा में जो पोषक तत्व आदि रहते हैं वो ऊपर की लेयर में वो बह करके चले जाएंगे, तो मृदा उर्वरता कम हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा, जल अपर्दन की सबसे भयानक अवस्था कौन सी है? अवनालिका क्षरण। कौन सी है? अवनालिका क्षरण, ध्यान रख लेना। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अवनालिका के पहले की अवस्था कौन सी है? तो रेल। कौन सी है? रेल। उससे पहले की बात करें तो परत। कौन सी है? परत। उससे पहले की पोछार। तो देखिए बेटा जल अपर्दन की अपन ने बात की, तो जल अपर्दन मृदा का जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाएगा? जल अपर्दन। क्या कहलाएगा? जल अपर्दन। जल अपर्दन की 4 स्टेप्स होती है। पहला मैंने बताया पोछार चरण। कौन सा बताया? पोछार चरण। पोछार चरण की यदि बात की जाए तो इंग्लिश में कहते हैं बेटा स्प्लैश इरोजन। क्या कहते हैं? स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश इरोजन की यदि बात की जाए तो जब वर्षा प्रारंभ होती है, जब वर्षा प्रारंभ होती है तो वर्षा प्रारंभ होने पर जब वर्षा की बूंदें भूमि के ऊपर आकर गिरती है, भूमि के ऊपर आकर गिरने पर जो ऊपर की परत रहती है मृदा की वो छिन्न भिन्न हो जाती है, तो उसी को कहते हैं बेटा पोछार चरण। क्या कहते हैं? पोछार चरण। दूसरी स्टेज है परत क्षरण। कौन सी है? परत क्षरण। देखो जब मृदा की ऊपर की परत बह करके चली जाती है तो उस अवस्था को कहते हैं परत क्षरण। क्या कहेंगे? परत क्षरण। थर्ड जो स्टेज है वो है रेल। कौन सी है? रेल। जब छोटी छोटी नालियां पड़ जाती है भूमि के अंदर तो वो स्टेज कहलाती है रेल। क्या कहलाएगी? रेल, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात की जाए रेल के बाद जो अंतिम अवस्था है वो है अवनालिका। जब छोटी छोटी नालियां बड़ी बड़ी नालियों का रूप ले लेती है तो वो कहलाता है अवनालिका क्षरण। क्या कहलाता है? अवनालिका क्षरण, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है जल अपर्दन की सबसे भयानक अवस्था कौन सी है? तो कौन सी होगी? अवनालिका। कौन सी होगी? अवनालिका। अग्रिम अवस्था पूछ ली जाती है, अवनालिका क्षरण की अग्रिम अवस्था कौन सी है? पहले की अवस्था कौन सी है? तो वो आएगा रेल। कौन सी आएगी? रेल। तो आपको ये स्टेप्स याद रखनी है जल अपर्दन की कि कौन कौन सी स्टेप्स है। तो कितनी स्टेप्स है बेटा? 4। कितनी है? देखिए बेटा जल क्षरण के बाद में जल क्षरण को प्रभावित करने वाले कारकों की यदि बात की जाए तो ऐसे कौन कौन से कारक है जो जल क्षरण को प्रभावित करते हैं? तो जल क्षरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं ये 5 कारक होते हैं बेटा। पहला है जलवायु। क्या है? जलवायु। क्लाइमेट की यदि बात की जाए, क्लाइमेट की यदि बात की जाए, क्लाइमेट के यदि बात की जाए जलवायु की, तो देखिए जिस स्थान की जिस प्रकार की जलवायु होगी वहां क्षरण उसी प्रकार का होगा। मान लीजिए कहीं की जलवायु आर्द्र है। कैसी है? आर्द्र। या कहीं पर अधिक वर्षा हो रही है। क्या हो रही है? अधिक वर्षा। तो सीधी सी बात है आर्द्र या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सा अपर्दन होगा? जल अपर्दन। जल अपर्दन। लेकिन ध्यान रख लीजिए बेटा, मान लीजिए कहीं की जलवायु शुष्क है। कैसी है? शुष्क। कहीं की जलवायु कैसी है? शुष्क। शुष्क जलवायु। तो सीधी सी बात है शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में कौन सा अपर्दन होगा? वायु अपर्दन। वायु अपर्दन। तो देखिए बेटा जो जलवायु रहती है वो भी मृदा अपर्दन को प्रभावित करती है। पहला देखा आपने जलवायु। मान लीजिए किसी स्थान विशेष की जिस प्रकार की जलवायु है, कहीं पर अधिक वर्षा हो रही है तो वहां पर जल अपर्दन होगा। यदि किसी स्थान विशेष की जलवायु शुष्क है तो वहां पर होगा वायु अपर्दन। तो देखिए बेटा जो जलवायु रहती है वो भी जलीय क्षरण को प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए स्थलाकृति। इसकी बात करें स्थलाकृति। इस स्थलाकृति टोपोग्राफी की यदि बात की जाए तो टोपोग्राफी कैसे प्रभावित करती है? देखिए बेटा स्थलाकृति। टोपोग्राफी की यदि बात की जाए, स्थलाकृति की यदि बात की जाए तो स्थलाकृति देखिए बेटा आपने देखो सामान्य देखा होगा, एक तो रहता है समतल भूमि। कैसी रहती है बेटा? समतल भूमि। एक रहती है ढलान वाली भूमि। ये तो होगी समतल। एक होती है बेटा ढलान वाली भूमि। कौन सी भूमि? ढलान वाली।
ढलान वाली भूमि। अब देखिए समतल जो भूमि रहती है वहां पर जल अपरदन कम होता है, लेकिन ढलान वाली जो भूमि होती है जहां पर ढलान अधिक होता है वहां पर जल अपरदन ज्यादा होता है। तो जो स्थलाकृति रहती है, जो ट्रोपोग्राफी रहती है, वो भी मृदा का जो जलीय शरण होता है उसको प्रभावित करता है। कैसे देखिए, मान लीजिए ढलान वाली भूमि है, ढलान वाली भूमि में देखिए ऊपर से जल आएगा, ऊपर से जल आएगा तो नीचे के सिरे की ओर जाएगा, नीचे के सिरे की ओर जब जल जाएगा तो जल के साथ मृदा के कण भी जाएंगे, तो जल अपरदन क्या होगा, ज्यादा। क्या होगा, ज्यादा। मान लीजिए कहीं भूमि समतल है, कैसी है, समतल भूमि, ठीक है ना, समतल भूमि है तो वहां पर जल अपरदन कम होगा। कैसा होगा, कम, ठीक है ना। तो जो स्थलाकृति रहती है भूमि की, जो स्थलाकृति ट्रोपोग्राफी रहती है वो भी जलीय शरण को प्रभावित करती है। उसके बाद थर्ड देखिए बेटा मृदा गुण, सॉइल प्रॉपर्टी। सॉइल प्रॉपर्टी की यदि बात की जाए, मृदा गुण की यदि बात की जाए तो देखिए बेटा आपने जब 11th में चैप्टर पढ़ा होगा मृदा, क्या पढ़ा होगा, मृदा। तो मृदा के अंदर दो टॉपिक आते हैं, एक तो होता है मृदा कणाकार, क्या होता है, मृदा कणाकार, एक होता है मृदा संरचना। मृदा कणाकार सीधी सी बात है, देखो मृदा के कणों का आकार ही क्या कहलाएगा बेटा, मृदा कणाकार। क्या कहलाएगा, मृदा कणाकार। लेकिन मृदा के छोटे छोटे कण मिलकर के एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं, वो कहलाता है मृदा संरचना। क्या कहलाएगी, मृदा संरचना, ठीक है। तो इधर देखिए मृदा के कणाकार, मृदा का कणाकार, मृदा के कणों का आकार जिस प्रकार का होता है, उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, जो जल ग्रहण क्षमता होती है वो उसी प्रकार की होती है। देखिए आपने एक चीज पढ़ी होगी मृदा रंध्रावकाश, मृदा रंध्रावकाश। देखिए ये मृदा के पार्टिकल्स है, मृदा के कण है। लेकिन भाई कण जब पास आते हैं तो इनके मध्य में एक रिक्त स्थान होता है और उसी को कहते हैं मृदा रंध्रावकाश। क्या कहेंगे, मृदा रंध्रावकाश। और इन्हीं मृदा रंध्रावकाशों में भरा रहता है जल और वायु। जल की मात्रा बढ़ती है तो वायु की मात्रा घटती है। तो देखिए तो मृदा के जो कणाकार होता है, कणों का जो आकार होता है, उसी प्रकार पर मृदा, उसी के आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया जाता है। मृदा अलग अलग प्रकार की होती है। तो आपने नाम सुना होगा बलुई मृदा। बलुई जो मृदा रहती है इसके कणों का आकार अधिक होता है, अधिक होने के कारण ये अधिक क्षेत्र पर फैलती है। जबकि जो मृत्तिका मृत्तिका जो मृदा होती है, क्ले जो सॉइल होती है, उनके कणों का आकार छोटा होता है, जिसके कारण उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अधिक होती है। तो मृदा की जो प्रॉपर्टीज होती है, मृदा के जो गुण होते हैं, वो भी मृदा की जो जलीय शरण होता है उसको प्रभावित करते हैं। थर्ड देखिए वनस्पति का प्रभाव। वनस्पति के प्रभाव कैसे प्रभावित करता है, देखिए मान लीजिए कोई मृदा है, देखिए ये मान लीजिए मृदा, इस पर एक प्लांट लगे हुए हैं, ये सॉइल हो गई, मृदा हो गई, ये प्लांट लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं। देखिए मान लीजिए कोई मृदा है जिस पर प्लांट लगे हुए हैं, वनस्पति से ढका हुआ है। मान लीजिए ये वनस्पति के द्वारा ढका हुआ है, आच्छादित है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये मृदा की परत है, ठीक है, इस पर किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं है। डायरेक्टली मान लीजिए वर्षा हुई, वर्षा का जल आएगा और यहाँ पर अपरदन प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो वनस्पति से ढकी हुई जो मृदा रहती है, जैसे यहाँ पर देखिए प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है, तो देखिए जैसे वर्षा आएगी, वर्षा आने के पश्चात जो वर्षा की बूंदें रहती है वो सीधे भूमि को स्पर्श नहीं करेगी, ये पौधों के द्वारा रुक जाएगी, इसके कारण अपरदन कम होता है। जबकि मान लीजिए यहाँ पर ये मृदा की परत, यहाँ पर वर्षा आई, सीधी मृदा की परत को अपरदित कर दे, ठीक है ना। तो जो वनस्पति रहती है, वनस्पति से ढके हुए जो स्थान रहते हैं, आच्छादित जो क्षेत्र रहते हैं वृक्षों आदि के द्वारा, तो वहां पर जो जल का अपरदन है, जलीय शरण जो होता है वो कम होता है। नेक्स्ट देखिए मानवीय कारक। मानवीय कारक की बात की जाए तो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले जो क्रियाकलाप है, जैसे मान लीजिए ढलान की स्थिति कहीं पर, अभी मैंने बताया मान लीजिए ट्रोपोग्राफी स्थलाकृति, मान लीजिए इधर ढलान है,
इस ढलान वाली जो भूमि रहती है, ढलान की दिशा में खेती करना आदि ये मानवीय कारक है जो भी जलीय क्षरण को प्रभावित करते हैं। तो देखिए बेटा, मैंने आपको बताया जल क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक, जल क्षरण को प्रभावित करने वाले कितने कारक है? 5। कितने कारक है बेटा? 5। पहला बताया मैंने आपको जलवायु। क्या बताया? जलवायु। किसी स्थान विशेष की जिस प्रकार की जलवायु होती है वहां पर मृदा का जो अपरदन है उसी प्रकार का होता है। मैंने आपको बताया भी, मान लीजिए किसी स्थान की जलवायु आर्द्र है, कैसी है? आर्द्र, तो वहां पर जल अपरदन होगा। किसी स्थान की जलवायु शुष्क है तो वहां पर वायु अपरदन होगा। नेक्स्ट मैंने बताया बेटा स्थलाकृति, किसी स्थान विशेष की जिस प्रकार की स्थलाकृति होती है वहां पर मृदा अपरदन उसी प्रकार का होता है। मान लीजिए कोई ढलान वाला स्थान है तो ढलान वाले स्थान पर जल बह करके जाएगा, मृदा का अपरदन होगा। तो जो स्थलाकृति रहती है वो भी मृदा के अपरदन को प्रभावित, जलीय क्षरण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट मैंने बताया बेटा मृदा अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, मृदा की कणों का आकार अलग अलग होता है, ठीक है ना। मृदा अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे बलुई मृदा का बताया मैंने, बलुई मृदा के कणों का आकार ज्यादा होता है, जबकि जो मृत्तिका मृदा होती है उसका कणों का आकार छोटा होता है। तो जो मृदा के गुण रहते हैं वो भी मृदा की जो जलीय क्षरण होता है उसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया बेटा वनस्पति का प्रभाव, वनस्पति के प्रभाव की हमने बात की। तो वनस्पति का प्रभाव कैसे पड़ता है? मान लीजिए देखिए यहाँ पर वृक्ष उगे हुए हैं, धरातल आच्छादित है, भूमि ऊपर की परत ढकी हुई है, तो वहां पर जल क्षरण कम होगा। लेकिन कहीं पर मान लीजिए भूमि से ढकी हुई भूमि नहीं है तो जल क्षरण अधिक होगा। उसके बाद मानवीय कारक देखिए बेटा, मानवीय कारक मनुष्य की क्रियाकलाप जैसे ढलान की स्थिति में खेती करना आदि जो कारक है वो जलीय क्षरण को प्रभावित करते हैं। तो ये थे बेटा जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। आज अपन ने बात की बेटा जल क्षरण, जल अपरदन की सबसे पहले बात की। मृदा का देखो किसी भी कारक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कहलाता है बेटा अपरदन। अपरदन दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक अपरदन, एक होता है त्वरित अपरदन। उसके बाद दो शक्तियां होती है जिनके द्वारा अपरदन होता है। पहले अपन ने पढ़ा मृदा क्षरण की बात की थी, फिर अपन ने बात की थी जल क्षरण की। जल क्षरण की यदि बात की जाए तो जल क्षरण की 4 स्टेप्स पढ़ी, उसके बाद अपन ने पढ़ा जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा वायु अपरदन, वाइन इरोजन जिसको कहा जाता है। थैंक यू।